जो वीडियो आज के सेशन में आप देखने जा रहे हैं यह एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप टॉपिक देख रहे हैं एपी, जीपी और एचपी। आज के इस पूरे वीडियो को अगर आप इन तक देखोगे तो आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट तो चलो क्लियर हो जाए, लेकिन इसके साथ साथ यह भी इंपॉर्टेंट है, यह भी जरूरी है कि इसका यूज है कि नहीं हमारी परीक्षा में, हमारे एग्जाम में। तो इस बात की तो 100% गारंटी है कि इसका यूज आपको श्योर दिखेगा, जरूर दिखेगा। एपी, जीपी, एचपी निश्चित तौर पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों वे में आपको एग्जाम में पैटर्न वाइज दिखना ही दिखना है। मैं कोशिश करूंगा कि आज इसका अप्रोच और कॉन्सेप्ट आपको पूरी तरह से क्लियर कर दूं, जितनी भी बेसिक रिक्वायरमेंट्स है वो आपकी फुलफिल हो जाए। आपने अक्सर देखा होगा कि हम किसी समूह में जब हम नंबर्स का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, नंबर्स को प्रेजेंट करते हैं बेसिकली, तो अलग अलग प्रकार से पैटर्न वाइज नंबर्स को प्रेजेंट करते हैं। नंबर्स सीक्वेंस में भी रखे जाते हैं, बिना सीक्वेंस के भी ऐसे ही नंबर्स का कलेक्शन प्रेजेंट कर दिया जाता है, जो रैंडम प्रेजेंटेशन जिसको कहते हैं कि आप किसी भी नंबर को कहीं रख दो, हालांकि उसका पैटर्न कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार से कभी कोई वर्ग से रिलेट करता है, जैसे रीजनिंग में बहुत सारे पैटर्न्स के क्वेश्चंस होते हैं, कभी स्क्वायर से रिलेट करता है, कभी स्क्वायर रूट से रिलेट करता, कभी फ्रैक्शन से रिलेट करता, कभी कुछ एडेड कुछ सब्ट्रैक्टेड रिलेट करता, कभी कुछ मल्टीप्लाइड फिर एडेड रिलेट करता। तो इस प्रकार के भी नंबर पैटर्न के ही होते हैं। वो पैटर्न और इस पैटर्न में फर्क है। यहाँ पे जो टर्म्स होते हैं वो आपस में रिलेटेड होते हैं और उन टर्म्स का रिलेशन ही यहाँ पर इन सीरीज का अलग अलग नाम भी प्रोवाइड करता है। हम सबसे पहले बात किसी कलेक्शन की कर रहे हैं जिसमें नंबर्स का यूज होता है। तो आपको जैसे मैंने एक्सप्लेन करके बताया कि नंबर्स कोई भी किसी तरह से आप प्रेजेंट कर दो, किसी बिहाफ पे प्रेजेंट कर दो कि एक टर्म दूसरे टर्म से रिलेट करे, या कभी कभी हम रिकॉग्नाइज कर ले रहे हैं कि यहाँ पे ऐसे हो रहा है तो अगला वैसे होगा। तो आइए अब इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से देखा और समझा जाए। मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर एपी, जीपी और एचपी की। एपी को आप क्या कहते हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। हिंदी में क्या कहेंगे? समांतर श्रेणी। ऐसी श्रेणी जिसके अंतर समान हो, मतलब जिसके पदों के बीच के अंतर समान हो, समान अंतर पर हो, उसी को आप समांतर श्रेणी कहते हैं। आपको अलग अलग प्रकार के नंबर्स मिलते हैं। नेचुरल मिलता है, आपको होल नंबर्स मिलता है, इवन नंबर्स मिलता है, ऑड नंबर मिलता है। अलग अलग प्रकार के नंबर आप जब देखते हैं तो वो कहीं ना कहीं किसी एक सीक्वेंस को फॉलो करते हैं, कुछ नंबर को छोड़ के, जैसे प्राइम। बाकी सबके सब पैटर्न होते हैं, सबका अपना एक प्रॉपर एक दूसरे के साथ रिलेशन होता है। हम अगर कोई ऐसी श्रेणी ले रहे हैं, ऐसा सीक्वेंस ले रहे हैं जिसके पदों के अंतर समान हो, मतलब दूसरा पद पहले से रिलेट कर रहा हो इन एडिशन, नॉट इन एनी अनदर फॉर्म। जैसे आप और जो पैटर्न्स पढ़ते हैं जिसका स्टार्टिंग में मैंने जिक्र किया, उस रूप में ना हो, एडेड फॉर्म में अगर एक नंबर दूसरे नंबर से, एक टर्म दूसरे टर्म से रिलेटेड होता है, तो उस टाइप का जो पैटर्न है, जो कलेक्शन है, वही आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या समांतर श्रेणी कहलाता है। इसको लिखने की प्रक्रिया है, और लिखने के लिए सबसे पहले हम पहला पद रिकॉग्नाइज करते हैं। अगर हम किसी समूह का पहला पद ए ले लें, दिस इज द फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म अगर ए ले लें, पदों के बीच का जो डिफरेंस है उसको अगर हम लोग डी ले लें, द डिफरेंस इन द टर्म, डिफरेंस इन टर्म, पदों का जो अंतर है उसको अगर हम डी ले लें, तो इस पूरे कलेक्शन को प्रेजेंट कैसे किया जाता है? ए पहला पद, ए प्लस डी दूसरा पद, ए प्लस 2d तीसरा पद, ए प्लस 3d चौथा पद, ऐसे सो ऑन बढ़ते चले गए, ए प्लस n-1 इंटू डी, दैट इज nth टर्म। आप कैसे इसको समझते हैं? पहला पद जो था उसको आपने सिंपली ए से प्रेजेंट किया, दैट इज कॉल्ड द a1। इसको आप a1 कहिए, दैट इज द फर्स्ट टर्म। दूसरा पद अगर आप डिसाइड करो, दैट इज कॉल्ड a2, a प्लस d, मतलब 1d, d is added with 1d, मतलब 1 टाइम्स ऑफ द d, दैट इज a2। तीसरा पद जो a3 होगा, अगर आप उसको नोटिस करो, दैट इज कॉल्ड a प्लस 2d। ऐसे अगला पद अगर आप सोचो तो a4 है, दैट इज द फोर्थ टर्म, लेकिन a प्लस 3d, मतलब d इन मल्टीपल, d जो होता है वो 3 से, 2 से, 4 से कैसे मल्टीप्लाइड होता है, डिसाइड करता है पद। अगर चौथे पद पर जा रहे हैं तो 3d मल्टीप्लाइड होगा, पांचवें पद पर जाएंगे तो 4d मल्टीप्लाइड होगा। ऐसे अगर हम nth टर्म पे जाएंगे तो आपको जो है n-1 इंटू डी रिकॉग्नाइज होगा। इसके एग्जाम्पल्स आप समझेंगे तो आपको क्लियर हो गया। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, एक से दूसरे पद का डिफरेंस हमेशा सेम रहता है, मतलब इनमें जो सबसे खास बात होती है उसको नोट करना चाहिए आपको, कि कभी भी a2 माइनस a1 इक्वल होगा a3 माइनस a2 से, इक्वल होगा a4 माइनस a3 से। कोई भी दो पदों का अंतर हमेशा बराबर होगा, इनका इनका अंतर, इनका इनका अंतर, इनका इनका अंतर, अंतर हमेशा दो पदों का जो क्रम से आ रहे हैं, सीक्वेंस से आ रहे हैं, वो सेम रहेंगे, तभी वह समांतर श्रेणी में है। कभी कभी आपको कुछ ऐसे पैटर्न दे करके भी पता करने की बात करता है
कि यह समांतर श्रेणी में है कि नहीं, ये अलग बेसिक लेवल की मैथमेटिक्स हो जाती है। हमारे यहाँ इनका सिंपल सा यूज है जिसमें हमें पदों तक पहुंचने की बात होती है, चाहे स्टार्टिंग से हो चाहे लास्ट से हो, उनके सम की बात होती है, उनके जोड़ की बात होती है। कोई कलेक्शन में हमें किसी पद को रिकॉग्नाइज करना होता है, वो कहाँ पर है उसको डिसाइड करने की बात होती है। तो हम जिन जिन चीजों की यहाँ पर स्टार्टिंग से नीड होगी उसको मैं यहाँ पर एक एक करके एक्सप्लेन करते चला जाऊंगा। आप थोड़ा सा एग्जांपल समझिए कि आपको किस पद को, किस सीक्वेंस को आप एपी में कहेंगे या उसको डिसाइड करेंगे। जैसे मैंने कहा 2 है पहला पद, अगला 5 है, 8 है, 11 है, 14 है, 17 है एंड सो ऑन। आप इसको समझेंगे तो और आपको रियलाइज होगा कि यह पहला पद है या दूसरा पद है या तीसरा पद है, चौथा पद है, पांचवा पद है। सब में अंतर देखिए तो 3 का है, सब में अंतर देखिए तो क्या है, 3 का है, 3 का है। तो इस तरह के जो टर्म्स होते हैं वो आपके किस में है, एपी में है। अब एपी है तो उसकी अपनी एक खासियत है, और भी एक आध एग्जांपल आप ऐसे नोटिस करेंगे तो आपको क्लियर होगा। जैसे मैंने कहा 5 है, -5 है, फिर हमने कहा 3 है, फिर हमने कहा 1 है, फिर हमने कहा यहाँ पर -2 है, -1 है, -1 है, -3 है, -5 है एंड सो ऑन। देखिए कम होता चला गया। अब एक एक पद का डिफरेंस आप नोटिस करिए। जैसे 3 से 2 5 घटाए तो -2, 1 से 3 घटाए -2, -1 से 1 घटाए -2, -3 से -1 घटाए -2। सभी पदों के बीच का अंतर आपको समान दिखेगा, तो यह भी एपी में है। आपको क्लियर हो गया कि अगर किसी समूह के पदों का अंतर समान है तो वह सीक्वेंस क्या है, एपी में है। हमारे यहाँ सबसे पहले यही चेक करने की स्थिति आती है कि हम यहाँ पर पहचान सके कि क्या पदों का अंतर समान है कि नहीं। इसके लिए छोटे मोटे कैलकुलेशंस पर आपका कमांड होना चाहिए। अगर वो है तो हम डिसाइड कर सकते हैं पदों का अंतर समान है, और पदों का अंतर समान है तो एपी में है। अब हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि अगर कोई समूह आपको दिया गया है तो उसका nth टर्म है क्या। जैसे आपको कोई सीक्वेंस, कोई पैटर्न दे दिया जाए कि यह एक सीक्वेंस है जिसका पहला पद इतना है, इनके पदों का डिफरेंस इतना है, इसका हमें यह पद बताओ क्या होगा, यह टर्म क्या होगा। इसके लिए मैंने कहा कि अगर आप nth टर्म की बात कर रहे हैं, अगर हम किसी समूह, हम किसी कलेक्शन जो कि एपी में है, अगर उसका फर्स्ट टर्म अगर हमारे पास ए है और कॉमन डिफरेंस का मतलब होता है सार्वअंतर। पहला पद आप समझ ही रहे, हिंदी इतनी जानते हैं कि फर्स्ट टर्म मतलब पहला पद, और कॉमन डिफरेंस जो सार्वंतर है, इसको हिंदी में लिख दे रहा हूं मैं। सार्वंतर मतलब सभी पदों के बीच का जो समान अंतर है, जो दूसरे से पहले का, तीसरे से दूसरे का। अगर सपोज करो डी है तो nth टर्म कैलकुलेट करने का 2 तरीका होता है। एक तो कोई सीक्वेंस का अगर हमें स्टार्टिंग पता हो, पहला पद पता हो और कॉमन डिफरेंस पता हो, तो हम स्टार्टिंग से nth टर्म निकालेंगे, और उसके लिए सिंपल फार्मूला होता है tn। दैट मीन्स वह पद जो आपकी पोजीशन है, जो आपको डिसाइड करना है, दैट इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप कोई अभी जो एक समूह आपने कोशिश किया था, सोचा था, उसके एग्जाम्पल को ही हम नोटिस करें तो आपको क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए मेरे पास 2 है, 5 है, 8 है, ठीक है, 11 है, 14 है, 17 है एंड सो ऑन, इनफाइनाइट तक बढ़ता जा रहा है। आपसे पूछा जा रहा है किसी में ऐसा कोई पद सोचो जो आपकी नजर में हो, आपको पता है कि यह पहला है या दूसरा है या तीसरा है या चौथा है या पांचवा है या छठा है। मान लीजिए मेरे से किसी ने पूछा कि पांचवा पद बताइए क्या होगा, तो पांचवा पद क्या होगा, बोले T5। T5 मतलब a प्लस 5 माइनस 1 4d, a प्लस 4d। कन्फर्म हो गया। आपको पता है कि पहला पद a यहाँ पर 2 है, और कॉमन डिफरेंस हमने डिसाइड पहले से कर दिया था, 5 से 2 घट करके 3 है। तो पांचवा पद आपका क्या हो जाएगा बताएं। पांचवा पद हो जाएगा 2 पहला पद, 4 गुणे 3 ना, तो 2 प्लस 4 गुणे 3 12 होता है, 12 2 14 हो गया। ये देखिए पांचवा पद 14 है, मैच कर गया। अब यहीं पर आपसे कोई भी पद, मान लीजिए हमसे कोई कहता 50वां पद क्या होगा, T50, 50वां पद क्या होगा, आप उसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सीधा सीधा लिखेंगे a प्लस 49 इंटू डी। 49 क्यों, क्योंकि जैसे आप जिस पद की बात करते हैं उसमें से 1 घटा के d से मल्टीप्लाई करना होता है। पहला पद 2 है, प्लस 49 करिए, गुणे आप 3 करिए, तो लिखिए 2 प्लस 3 गुणे 9 27, 3 चौके 12 2 14, 147 हो गया, 149 हो जाएगा इसका 50वां पद। इस तरह से किसी भी पैटर्न जो कि एपी में है उसका आप कोई भी पद आराम से डिसाइड कर सकते हैं। एक और भी चीज होती है, कभी कभी हमें कोई समांतर श्रेणी का लास्ट टर्म गिवन होता है, ठीक है। आपको किसी समांतर श्रेणी का लास्ट टर्म
अगर दिया है यल, कॉमन डिफरेंस जो सार्वंतर है वो भी अगर आपको पता है डी, आप ऐसे में nth टर्म फ्रॉम लास्ट निकाल सकते हैं। nth टर्म फ्रॉम लास्ट मतलब अंत से nवां पद, अंत से। आपसे कभी कभी होता नहीं कि लाइन में लोग खड़े हैं, शुरुआत से 5वें पे कौन है और अंत से 10वें पर कौन है, ऐसे भी तो क्वेश्चंस बन सकते हैं। अंत से nवां पद अगर हमको पूछा जाए, हमसे पूछा जाए, हम क्लियर कर सकते हैं। कैसे निकाला जाएगा आप समझिए। सबसे पहले जैसे हमने कहा कि अपना एक सीक्वेंस था जो अभी हम ले रहे थे, 2 है 3 है 2 है, हम 3 का गैप करके बनाए थे, उसी को एग्जाम्पल बना के हम समझ सकते हैं, बेस बना के 8 है 11 है 14 है 17 है, मैंने इतना लिया था। ये आपका एपी में था, इसमें कोई डाउट की बात नहीं थी, जिसका पहला पद भी क्लियर था। मान लो अगर हम इन्फिनाइट को रोक कर यहीं तक रुक जाते हैं, अंतिम पद आपको 17 दे देते हैं। आपको यल पता है 17, डी पता है 3, इतना पता है। और हम जिसको देखें जिसको समझें उसी के बारे में बात करें। हमने कहा चलो अंत से तीसरा पद, हमने कहा थर्ड फ्रॉम लास्ट, मतलब अंत से तीसरा पद अगर आपको पता करना है, देखने से समझ में आ रहा है 11 होगा, बट क्या हमारा फार्मूला काम कर रहा है कि नहीं? आप तुरंत देखिए, हम लिखेंगे T3, थर्ड कर रहे हैं लेकिन कहां से कर रहे हैं? फ्रॉम लास्ट, अंतिम से कर रहे हैं। रूल क्या हमने लिखवाया था, अभी नहीं लिखा था तो रूल लिख लीजिए, यल माइनस n माइनस 1 इंटू डी। ये होता है nth टर्म फ्रॉम लास्ट। अंत से अगर हमें nवां पद निकालना है तो आपको सिंपल सा अंतिम पद माइनस n माइनस 1 इंटू डी अप्लाई करना पड़ेगा। तो अंतिम पद अगर मान लो 17 है, दिया भी है n माइनस 1, 3 माइनस 1 गुड़े डी मतलब 3, तो 17 माइनस 2 हो जाएगा, 2 गुड़े 3 6 कर दीजिए, देखिए 11 आ गया, जो तीसरा पद है अंतिम से। अंतिम से आपको कोई पद, क्योंकि इसमें कुल 6 पद ही हैं, मान लो अंतिम से हम 5वां पद निकालना चाहते हैं, T5 अंत से। अंत से अगर आप 5वां पद निकालना चाहते हैं तो रूल के हिसाब से यल माइनस n मतलब 5 माइनस 1 गुड़े डी। यल की जगह पर आप 17, क्योंकि अंतिम पद दिया है, ना दिया हो तो बात दूसरी है। n माइनस कर दे, n माइनस मतलब 4 गुड़े आप डी करिए 3 होगा, तो 17 में से 12 घटेगा अर्थात 5 हो जाएगा। अंतिम से 5वां पद आपका 5 हो रहा है। तो आपको समांतर श्रेणी के स्टार्टिंग से nवां पद और अंत से nवां पद सभी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये बेसिक कुछ अप्रोच होते हैं। अब बात आती है कि इन समांतर श्रेणी के जो पद होते हैं उनका सम कैसे किया जाए, उनका योग कैसे किया जाए। हमने लिखा कि समांतर श्रेणी के n पदों का योग, n पदों का योग। अभी मैं इस पर कुछ क्वेश्चंस भी आपको करके दिखाऊंगा तो आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे आपको अगर कोई भी समांतर श्रेणी सपोज करिए a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d ऐसे करके आपको दी गई है, जिसमें पहला पद, कॉमन डिफरेंस, ये सब चीजें आपकी क्लियर है, दी गई हैं। तो आपको अगर SN फाइंड करना है, SN मतलब n पदों का योग, इसके भी 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका है जब पहला पद और कॉमन डिफरेंस पता हो और n आपको डिसाइड करना हो। दूसरा तरीका हो जब पहला पद और अंतिम पद पता हो, तब भी आप कर सकते हैं। तो पहले आप इसको देखिए, जब पहला पद और कॉमन डिफरेंस क्लियर हो, रूल होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूला होता है तब जब हम डायरेक्ट फॉरवर्ड वे में करते हैं, ये तब के लिए है जब क्या क्या पता होगा। देखिए, जब हमें पहला पद पता है कि पहला पद है आपके पास a और सार्वंतर है, मतलब कॉमन डिफरेंस जो है आपके पास वो कितना है, वो आपका d है, और n आपको खुद ही डिक्लेयर करना पड़ेगा। इसी में एक फार्मूला और है, उसको भी आप भी अभी तैयार कर लें। जब, देखिए ध्यान से, जब अंतिम पद तथा पहला पद पता हो, पहला पद ज्ञात हो, तो रूल सिंपल सा होता है SN इक्वल टू n/2 a प्लस l। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, इसको आप अप्लाई कर लेंगे तब जब हमें पहला और अंतिम पद दिया होता है। बहुत बार ऐसी आवश्यकता पड़ती, जरूरत होती है, हमें ऐसे करना होगा तो हम लोग इजीली इसको कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पर जो हमने लिया था उसी को देखिए, 2 था, 5 था, 8 था, 11 था, 14 था, 14 और 17 था। आप ऐसे ही टर्म की बात कर रहे थे। मान लीजिए मुझे इसके शुरू के 4 पद जोड़ने हैं, 4 पद जोड़ने हैं, तो जोड़ के देखिए कितना मिलेगा, 5 2 7 8 15 11 26, यही मिलेगा। जोड़ करके आप जोड़ सकते हैं।
बट यही चीज अगर मान लीजिए हमसे कहे 4 की जगह 40 पद ऐसे जोड़ो, अगर यही पैटर्न बढ़ता चला जाए 50 पद जोड़ो, तो इसके लिए जरूरी है कि आप इस फार्मूले का यूज करें, यस एन। और एन की जगह मैंने कहा 4 पद को ऐड करना है, 4 पदों का योग करना है, जिसको हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है, जिससे कि हमारा वेरीफाई हो जाए, हमको क्लियर हो जाए कि हम इसी तरह से करते हैं इसको। तो रूल होगा n/2 मतलब 4/2, यस 4 आपको करना है, 4/2 2a, 2 गुणे a का मान देखो यहीं पर a है, 2 प्लस 2a प्लस n मतलब 4 माइनस 1 गुणे d मतलब क्या होगा बताइए 3। तो 4/2 करिए 2 हो गया, यहाँ पर 4 हो गया, 3 गुणे 3 9 हो गया, 9 4 13 दूना 26, देखिए मैच कर रहा है बिल्कुल। अब आपको जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमको यही सीक्वेंस की बात करनी हो, हमको इस सीक्वेंस में अगर टोटल कुल 6 पद दे रहे हैं, कितने टोटल पद हैं बताओ 6 हैं। आप सभी पदों का जोड़ अगर करना चाहते हैं, पहला पद अपने को पता है, अंतिम पद अपने को पता है, ठीक है, मतलब पहला पद क्लियर है, अंतिम पद क्लियर है, और हमें सभी पदों का जोड़ करना है। तो पद कितने हैं 6 हैं। हम शुरू से भी कर सकते हैं, बट डायरेक्टली करना हो तो नियम हो जाएगा 6/2, पहला पद 2 प्लस अंतिम प्लस 17, ठीक है, 2 गुणे 3 कर दीजिए, 3 6 होता है, 3 17 2 19, 19 गुणे 3 करेंगे 57। सभी पदों को आप जोड़ दीजिए, यहाँ तक 26 जोड़ा ही था, 26 14 जोड़िए 50, सॉरी 26 14 40, 40 10 50 7 57, यहाँ पर 57 देखिए डायरेक्टली आ गया। तो आपको समांतर श्रेणी के n पदों का जोड़ जो कि प्रारंभ और कॉमन डिफरेंस की केस में और साथ में लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म की केस में अगर दिया हो तो इजीली हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं। होप सो क्लियर हुआ होगा। अब इतनी आवश्यकता आपकी बहुत, मतलब इतनी ही जरूरत है आपकी बेसिकली। इस पर कुछ क्वेश्चंस हम आपको चाहें तो करके दिखा सकते हैं, इस पे जो रिलेट करते हैं डायरेक्टली। जैसे देखिए यहाँ से, जैसे मान लीजिए एक हमको क्वेश्चन हमसे इस तरह का मिला, हमसे क्वेश्चन मिला, देखिए बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के तौर पे है। आप देखिएगा समांतर श्रेणी का युद्ध दिखेगा, 3 अंकों की कितनी संख्याएं हैं जो 6 से विभाज्य हैं। अब अगर आप 3 अंक की संख्याओं की बात करोगे तो 3 अंक की संख्या 100 से शुरू होती है और 999 तक जाती है। हमें 3 अंक की वह संख्याएं लेनी है जो 6 से कटे। 6 से कौन कटता है? जो 2 से कटता है और 3 से कटता है। 6 से कटने की बात अगर हम लोग सोचे तो जैसे अगर हम बात करें 102 की, 102 वह संख्या होगी स्टार्टिंग में जो 2 से और 3 से दोनों से कट रही है, तो कन्फर्म है कि यह 6 से कटेगी। तो पहली संख्या आपकी ये हो गई। अब मैं गारंटी दे रहा हूं दूसरी संख्या 108 होगी, तीसरी संख्या 114 होगी। 6 जोड़ते जाइए, संख्याएं मिलती जाएगी, मतलब इसमें भी समांतर श्रेणी ही बनेगी। अंतिम संख्या हमको कंफर्म नहीं है, हम अंतिम संख्या यहाँ पर सोचें कि क्या है और कैसे है, तभी तो कर पाएंगे। जब तक हमको पद ही नहीं पता कितने हैं, ये भी तो पूछ सकता है कितने पद हैं, तो जोड़ पूछ रहा है मान लीजिए 3 अंकों, अच्छा कितने ही पूछ रहा है, पद कितने हैं ये हमको डिसाइड करना है। योग भी कर सकते हैं आप लोग यहीं से फटाफट। पहली संख्या कंफर्म हो गई जो 6 से कटेगी। अंतिम संख्या आपको डिसाइड करनी है 999 के पहले क्या 998 कटेगा, चेक कर सकते हैं हम लोग। इसको चेक करने का तरीका ये होता है बहुत आराम से। 2 से तो कटेगा, क्या 3 से कटेगा? नहीं कटेगा। क्यों? 3 3 कट जाएगा, 9 9 कट जाएगा, बट 8 नहीं कटेगा। अब 97 हो नहीं सकता तो 96 को चेक करिए, 96 कट जाएगा। ये कंफर्म है, 2 से भी कट जाएगा और 3 से भी कट जाएगा। काट के देख लीजिए, 3 3 9, 3 3 9, 3 दूना 6, 3 से तो कट रहा, अंतिम में 6 है तो 2 से कटना ही है। मतलब पहला नंबर आपको 102 मिला और अंतिम नंबर 996 मिला। तो आपके सामने पहला टर्म क्लियर है। कॉमन डिफरेंस तो क्लियर ही हो चुका है। देखो ए का मान कंफर्म हो गया 102, ठीक, ए का मान कंफर्म हो गया 102। डी का मान आपको क्लियर है 6 होगा, क्योंकि 6 से विभाज्य है तो 6 का अंतर होगा। और आप चाहें तो अंतिम पद tn लिख सकते हैं जो 996 है, 996 है। आपको n पता करना है कि पद कितने हैं। 60 तरीका भी बता सकता हूं, लेकिन अगर प्रॉपर पैटर्न फॉलो करो तो नियम ये है, tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही नियम है। आप इसकी जगह 996 पुट कर दीजिए, बराबर a की जगह 102 पुट कर दीजिए, प्लस n ही पता करना है, n माइनस 1 डी हो जाएगा 6। आप घटा दीजिए, इसमें से इसको 6 से 2 4 होता है, 9 का 9 ही रह जाएगा, ये 8 हो जाएगा। 894 बराबर n माइनस 1 इंटू 6, 6 से भाग करें, 6 के 6, 2 9, 6 चौके 24, 6 9 54, 149 हो गया, बराबर n माइनस 1 है। n का मान सीधा सीधा 1 जोड़ेगा 150 होगा, इसका मान 150 है जो कि सी ऑप्शन में आपको दिया गया है। हम तो डायरेक्ट ऐसे बताते हैं, आप ऐसे ध्यान से देखिए कि अंतिम संख्या, क्योंकि बहुत कॉमन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर इसका यूज दिखता है। अंतिम संख्या से पहली संख्या सीधा घटा दो,
ये नियम है डायरेक्ट। अंतिम संख्या से पहली संख्या घटा दें, 894 आया, ठीक है। उसको 6 से भाग कर दें, 6 मतलब कॉमन डिफरेंस था, 6 से भाग करें, 149 आया, और उसमें 1 जोड़ दें, हो गया उत्तर 150। नियम ये होता है। अंतिम ऐसे समांतर श्रेणी में अगर n वां पद निकालना है, पहला और अंतिम पद दिख रहा है, टीबी क्लियर है, अंतिम से पहला घटा दें, डिवाइड बाई कॉमन डिफरेंस प्लस 1, उत्तर हो गया, पदों की संख्या क्लियर हो गई। तो ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा तो आप निश्चित तौर पर उसको करिएगा और करके आइएगा। सबसे इंपॉर्टेंट है कि उसको करके आइएगा। जैसे इसने पूछा 2 अंक वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है। अब 2 अंक वाली संख्याओं की बात करिए तो 2 अंक की संख्या 10 से स्टार्ट होती है, कहां तक जाती है, 99 तक। 7 से कटे वह कौन सी संख्या है, पहली तो 7 होती है जो 2 अंक होगी नहीं, तो दूसरी संख्या भैया 14 से स्टार्ट होगा। 14 पहला नंबर होगा, अगला 14 में 7 जोड़ो 21, ऐसे बढ़ाते जाएं तो संख्याएं मिलती जाएगी। 14 सते 98, 98 मतलब अंतिम संख्या होगी, अंतिम संख्या 98 होगी। देखिए आप n पता करना है आपको, मैंने कहा ना अंतिम से पहली घटाओ, नियम वही है और वही उत्तर भी आएगा। बटा 7 कर दें, ठीक है, 7 मतलब कॉमन डिफरेंस है, प्लस 1 कर दें, करके देखिए 8 से 4 5 होता है, 9 से 1 8 होता है, बटा 7 करें, 7 से डिवाइड करें, 17 क्या होता है, 7 से कट रहा है, 7 1 के 7, 7 5 35 ना, 7 1 के 7 हो गया और 7 नहीं कट रहा है, 1 सेकेंड हमने गलत किया, 8 से 4 4 हो गया, 9 से 1 8 होगा, बटे 7 तभी तो हो रहा है, ऐसे नहीं तो कट जाता। 12 सते 84, 12 1 13, 12 बार जाएगा, 12 1 13, तो 13 इस प्रश्न के लिए राइट सोल्यूशन होगा जो कि पहले ऑप्शन में दिया है। इनसे रिलेटेड ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। कुछ क्वेश्चंस मैं यहाँ पे ऐसे ओपन कर दे रहा हूँ, आप लोग इसको जरूर करें और करके होमवर्क में कमेंट में आप आंसर करें, अच्छा लगेगा आपका रिस्पॉन्स अगर आता है। 3 अंक की कितनी संख्याएं 6 से विभाज्य होंगी, समांतर श्रेणी का 10वां पद कौन होगा, आप हमें जरूर होमवर्क में बताएं ऐसे प्रश्नों को हल करके कि आप आंसर कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। इसका 80 पदों का योग क्या होगा, ये भी आपके लिए आसान क्वेश्चन है, एकदम बरबल है। तो ऐसे प्रश्नों को आप जरूर हल कर लें जिससे कि इसका कॉन्सेप्ट आपको हमेशा के लिए तैयार हो जाए, आपकी परीक्षा के लिए जितनी आवश्यकता हो पूरा हो जाए। दूसरी चीज हमको जो बताना था वो था जीपी। जीपी मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इसको आप कहते हैं गुणोत्तर श्रेणी। अब गुणोत्तर श्रेणी देखिए कैसे काम करती है, गुणोत्तर श्रेणी कैसे काम करती है उसको समझिए। जब पदों का अनुपात समान हो, एक तो होता है पदों का अंतर समान था तो समांतर था, और जब पदों का अनुपात क्लियर होता है, सेम होता है, तो वह गुणोत्तर है, जिसमें पहला पद अगर a है, दूसरा पद अगर ar है, तीसरा अगर ar की स्क्वायर है, ar क्यूब है, ऐसे समान बढ़ते चले जाएं। यह श्रेणी आपकी जीपी में है। ध्यान से देखिए, इसमें क्या होता है कि दूसरे पद को, जैसे अगर मान लो इसको हम कह दे a1 है, इसको कह दे a2 है, इसको कह दे a3 है, इसे कह दे a4 है। ध्यान रखना, मेरा ये बताने का है कि a2 अपान a1 बराबर होगा a3 अपान a2 बराबर होगा a4 अपान a3। आप किसी को सेकंड को पहले से डिवाइड करो, थर्ड को दूसरे से डिवाइड करो, फोर्थ को तीसरे से डिवाइड करो, आपको मान सेम मिलेगा। पदों का अनुपात समान होता है। इसमें हमने जैसे पहला पद a लिया है, पहला पद a लिया है, और सार्वनुपात इसमें बोला जाता है, जिसको कॉमन रेशियो बोलते हैं, सार्वनुपात यहाँ पर आ रहे हैं। तो ऐसे में पद आपके डिक्लेयर्ड हो जाते हैं। ठीक है, यह आपको जैसे एग्जांपल में अगर आपको दिखाना है किसी भी श्रेणी को जो कि गुणोत्तर में है, तो पहला अगर 1 है, दूसरा 2 है, तीसरा 4 है, 8 है, 16 है, 32 है, 64 है। कैसे, 2/1, 4/2, 8/4, 16/8, 32/16, हर जगह 2 मिलेगा। तो यह श्रेणी आपकी क्या है, गुणोत्तर है। इसके लिए भी आपके पास कॉन्सेप्ट उसी तरह से आता है, जैसे कि अगर हमने कहा कि हमने a लिया, ar लिया, ar स्क्वायर लिया, ar क्यूब लिया, ऐसे समान बढ़ते चले गए। अब हमसे कोई पूछे कि tn, nवां पद क्या है, आपने देखा कि पहला पद a1 था, दूसरा पद a2 था, a2 में r की पावर 1 है, तीसरा पद a3 है। a3 का मतलब क्या है, a3 का मतलब a2 था, a1 था, a3 था, r की पावर 2 है। ऐसे अगर a4 की बात करिए तो r की पावर 3 है। ऐसे हम tn की बात करें
तो a r की पावर n माइनस 1 होगा, मतलब पावर में 1 से कम हो जाता है, दैट इज कॉल्ड द tn। अब जैसे आप एग्जाम्पल से समझोगे तो यह ज़्यादा क्लियर होगा। सपोज करिए मेरे पास एक श्रेणी है 1 2 4 8 16 32 64 100 ऐसे जा रहा है। ये गुणोत्तर में है, कन्फर्म है। इसमें सब में देखो, अगर हम सोचे तो a का मान 1 है और r का मान 2 है। क्यों? 2/1 4/2 8/4 सब 2 ही हो रहा है, ठीक है। अगर मैं पूछूं कि इसमें जैसे मान लो इस पद पे आइए आप, ये कौन सा पद है? पांचवा पद क्या है? तो आप कहोगे सर a r की पावर 5 माइनस 1 लगेगा, मतलब सिंपली a r की पावर 4 होगा। कन्फर्म है? कैसे करेंगे? a की जगह 1 रखा, r की जगह 2 रखा, पावर हमने 4 रखा। 2 की पावर 4 16 होता है, 16 के 16 हो गया। देखिए आ गया कि नहीं? कन्फर्म है? क्लियर है? ये आपका जीपी में था, तो मतलब आपने टीएन फाइन कर दिया। यहीं पर भाई आपसे पूछा जाता है एक चीज और, एक बात यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ जो आर आता है वो दो तरह से आता है। या तो आर आपका मतलब सारानुपात लेस देन 1 होता है या ग्रेटर देन 1 होता है। जैसे इसमें आपने देखा ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, मतलब जो 2 है, मतलब मल्टीपल्स होते जाते हैं, पहाड़ा पढ़ता चला जाता है एक दूसरे के साथ। आर का मान ग्रेटर देन 1 है, 1 से बड़ा था 2, लेकिन कभी कभी आर के मान 1 से छोटे होते हैं, उसका थोड़ा सा नेचर बदल जाता है, पैटर्न चेंज हो जाता है। आपको मैं जैसे समझाऊं तो क्लियर होगा। हम जैसे मान लो यहाँ पर 1 ले रहे हैं, अगला 1/2 ले रहे हैं, 1/4 ले रहे हैं, 1/8 ले रहे हैं, 1/16 ले रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, आर का मान 1/2 है, तो आर का मान क्या है? लेस देन 1 है। ये यहाँ तो बहुत प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता, लेकिन जब सम की बात होती है, योग की, तो वहाँ चेंज करता है। हम कहेंगे, इसीलिए हम आपको बताने जा रहे हैं कि सम ऑफ nth टर्म ऑफ जीपी, nth टर्म ऑफ जीपी, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, आपको क्लियर होगा। जैसे मैंने कहा कि अगर मान लो मेरी एक जीपी है, 1 है 2 है 4 है 8 है 16 है 32 है 64 है, इस प्रकार से है। मैंने शुरुआत में जैसे इसमें कन्फर्म है, a का मान 1 है, r का मान 2 है, और हमने कहा शुरू के 4 पदों का जोड़ बताओ क्या होगा। तो जोड़ के लिए भैया देखो फार्मूला आपको तैयार करना पड़ेगा। Sn बराबर क्या होता है? a 1 माइनस r की पावर n अपान 1 माइनस r। ये फार्मूला तब लगता है जब r क्या हो। देखिए ध्यान से, यहाँ पर 2 फार्मूले एक्चुअली काम करते हैं, एक तो यह काम करेगा, दूसरा एक और काम करेगा, a r की पावर n माइनस 1 अपान r माइनस 1। देखिए 2 फार्मूले हैं। ये कब काम करता है? जब r इज लेस देन 1 होता है, और जब r इज ग्रेटर देन 1 होता है तो यह काम करता है। अब जैसे इसमें r देखा कि ग्रेटर देन 1 है, तो सेकंड वाला फार्मूला काम करेगा। आप अगर इन 4 पदों का जोड़ करना चाहते हैं तो जोड़ के देखिए, 8 4 12 2 14 15 जोड़ आ रहा है ना, 15 आ रहा है। अपने फार्मूले का यूज करके देखिए, हमने कहा यस 4 हम कर रहे हैं, तो रूल क्या लगेगा? a r की जगह पर 2 की पावर क्या है? n मतलब 4 माइनस 1 बटा 2 माइनस 1। a की जगह पर अपना क्या है? 1 है, लिखोगे 1 गुणे 2 की पावर 4 16, 16 में से 1 निकला 15/1, 1 1 से कटा, देखो 15 आया। अगर वही फ्रैक्शनल वाला होता, जैसे कि अभी इसके पहले देखा था 1 1/2 1/4, बहुत यूजन है इसलिए बहुत डिटेल नहीं जा रहा हूँ, तो आपको जो है 15, मतलब जितना हमको लग रहा है समय वेस्ट ना किया जाए वही पढ़ें आप, जितनी आपकी आवश्यकता हो, जितनी जरूरत हो। तो 15 यहाँ पर देखिए इसका आंसर आ गया। तो अब इससे ज्यादा की नीड नहीं, इसमें इससे ज्यादा उपयोगिता नहीं है। एपी के प्रश्न आते हैं 90% एपी के ही आएंगे, इसलिए एपी पर फोकस रहिए। एक चीज और जान लीजिए, एचपी जिसको आप कहते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन, एक जनरल डिस्कशन बस एक छोटा सा 2 मिनट का और मैं करूंगा, इसके बाद आपकी ये क्लास रुक जाएगी। हार्मोनिक प्रोग्रेशन, इसको कहते हैं हम लोग हरात्मक श्रेणी। हरात्मक श्रेणी मेरा कहने का अर्थ है कि अगर यदि A1, A2, A3 एंड सो ऑन AN समांतर श्रेणी हैं, समांतर श्रेणी में है, तो 1/A1 1/A2 1/A2 1/A3 एंड सो ऑन 1/AN हरात्मक श्रेणी में होगा। मतलब एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जो समांतर श्रेणी है उसके व्युत्क्रम जो होते हैं वही हरात्मक श्रेणी हो जाते हैं। अगर आपने कभी जैसे सिंपल कुछ पद ले लिए हैं,
जो गुणोत्तर से समांतर में हैं, जिनके पदों का अंतर समान है, उनके रेसिप्रोकल्स जो होते हैं वही हरात्मक श्रेणी में होते हैं। इसलिए इसके लिए कुछ अलग से करने की आवश्यकता नहीं होती, सब कुछ एज इट इज आप किसी भी हरात्मक को समांतर में बना के सारे उन काम को कर सकते हैं जो आपकी जरूरत है। हालांकि इसकी बहुत आवश्यकता नहीं, बस इतना पैटर्न जाने की जरूरत है। कुछ प्रश्न मैं कहूंगा और भी होमवर्क में आपको दूंगा, उसको भी थोड़ा तैयार कर लीजिएगा। आप इसको तैयार किए रहेंगे तो इसका कॉन्फिडेंस आपको दिखेगा। जैसे देखिए ए है गुणोत्तर का क्वेश्चन, इसको भी आप जरूर करिएगा, होमवर्क में है, प्लीज कमेंट करिएगा, अच्छा रहेगा। इसकी जरूरत नहीं है बहुत ज्यादा। यहाँ पर देखिए ये भी आप चाहें तो कर सकते हैं होमवर्क में। एक क्वेश्चन और मैं आपको लास्ट दूंगा, बस इतना और कर दीजिए, इसके बाद नीड नहीं है। ये बस डन। तो यह पूरा सेशन आपकी परीक्षा से रिलेटेड है। हालांकि एपी जीपी एचपी को डिटेल से पढ़ा जाए तो इट विल टेक 2 or 3 सेशन, बट जितनी आवश्यकता है उतना मैंने क्लियर किया। समय ज़्यादा बर्बाद न करते हुए इन सेशंस को, इन वीडियोस को देख लीजिए, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और ऐसे प्रश्न क्योंकि नीड में है, इंपॉर्टेंस है इनकी ज़रूरतें हैं, तो इसलिए हमने इसको यहाँ पर कवर किया। और कोशिश वही कर रहा हूँ जो आपके लिए जरूरी हो। समय क्योंकि इस समय बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट है, एक एक पल जरूरी है। अच्छे से अपने समय का यूज करें। वीडियो अगर अच्छी लगे, समझ में आया तो लाइक और शेयर भी करें, अपने अच्छे फीडबैक सुझाव भी दें। और अब सबसे इंपॉर्टेंट अपने सुझाव जरूर दें, अपनी ज़रूरतें बताएं, जिससे उस पर जो भी समय है अभी हम काम कर सके। अंत तक का समय अगर आपके 1 मिनट भी कहीं से हमारी वर्डिंग आपके काम आ गई, आपको एक नंबर भी मिल गया, तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी और हमारे लिए अप्रिसिएबल होगा, अच्छा रहेगा। तो फिर से मिलेंगे अगले वीडियोस में। वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें, जिससे कि हम एक मोटिवेशन हमें मिलता रहे, हम भी समझते रहें कि चीज़ें कनेक्टेड हैं। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप है मैथ्स का, जिसको आप अगर ज्वाइन करते हैं तो मैथ्स रिलेटेड एक्टिविटीज़ में आप हमेशा जुड़े रहेंगे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।